नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 9 की सेकंड इंग्लिश बुक से इस्मत चुगताई ए लेडी विथ डिफरेंस, एम असदुद्दीन की रचना। जी बच्चों, आज की वीडियो है वर्ग 9 के लिए। वर्ग 9 की सेकंड इंग्लिश जो है ना, उसका एक चैप्टर है इस्मत चुगताई ए लेडी विथ डिफरेंस, जो एम असदुद्दीन की रचना है। तो आइए बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन पाठ है ये, कैसे इस महिला लेखिका ने परंपराओं को चुनौती दी है, विशेषकर मुस्लिम समाज में। तो यह जान करके आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, लिखा है इस्मत चुगताई ए लेडी विथ डिफरेंस। ए लेडी विथ डिफरेंस का मतलब होता है एक अलग तरह की महिला। आज आप जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हो ना, वह महिला तो हैं, लेकिन एक अलग तरह की महिला हैं। मैं इसको प्रमाणित करूंगा। जैसे ही ये वीडियो समाप्त होगी ना, आपके समझ में आ जाएगी कि चुगताई को क्यों अलग तरह की महिला कहा गया है। बच्चों, इस्मत चुगताई उर्दूज मोस्ट करेजियस एंड कंट्रोवर्शियल राइटर। बच्चों, इस्मत चुगताई उर्दू की सबसे करेजियस का मतलब साहसी होता है, और कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है बच्चों विवादास्पद। यानी उर्दू की सबसे साहसी और विवादास्पद लेखिका इस्मत चुगताई हैड बिकम बन गई थी, ए लीजेंड बन गई थी इन हर ओन लाइफ टाइम। बच्चों, अपने ही जीवन काल में, लाइफ टाइम का मतलब होता है जीवन काल, अपने ही जीवन काल में ये लीजेंड बन गई थी। लीजेंड का मतलब होता है फेमस पर्सन, प्रसिद्ध व्यक्ति, किवंदती। यानी अपने ही जीवन काल में उर्दू की सबसे साहसी और विवादास्पद लेखिका इस्मत चुगताई किवंदती बन गई थी। एज फॉर हर अनकन्वेंशनल राइटिंग्स। बच्चों, अनकन्वेंशनल राइटिंग्स का मतलब होता है अपरंपरागत लेखन। और जो ये मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी देखते हैं ना, चमकदार व्यक्तित्व, यानी बच्चों कन्वेंशनल आप समझते हैं, यहाँ पे उसका एंटोनिम है अनकन्वेंशनल। इसका मतलब हुआ अपरंपरागत, यानी परंपरा से हट करके, यानी अपनी अपरंपरागत राइटिंग्स, लेखों के कारण, है ना, लेखन के कारण उतना ही यह लीजेंड बनी थी जितना यह अपनी मर्क्यूरियल यानी चमकदार व्यक्तित्व के कारण। बॉर्न एट टाइम। बच्चों, इस्मत चुगताई का जन्म उस समय हुआ था व्हेन द इंडियन सोसाइटी, जब भारतीय समाज, पर्टिकुलरली द मुस्लिम पार्ट ऑफ इट, पर्टिकुलरली का मतलब होता है विशेषकर, यानी इनका जन्म उस समय हुआ था जब भारतीय समाज, विशेषकर मुस्लिम समाज, वाज लार्जली ऑर्थोडॉक्स, यानी बृहद रूप से ऑर्थोडॉक्स था। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी था, एंड ट्रेडिशन बाउंड, और परंपरावादी था। बच्चों, चूंकि यह मुस्लिम महिला थी, तो यहाँ पे कहा गया है कि इनका जन्म उस वक्त हुआ था जब भारतीय समाज, विशेषकर मुस्लिम समाज, बहुत ही रूढ़िवादी और परंपरावादी हुआ करता था। एंड वीमेन स्पेंट दियर होल लाइफ, और वीमेन समाज की जो महिलाएं होती थी, मुस्लिम समाज की जो महिलाएं होती थी ना, स्पेंट दियर होल लाइफ, अपना पूरा जीवन व्यतीत करती थी बिहाइंड द पर्दा, पर्दा के पीछे वह अपना पूरा समय व्यतीत करती थी। कौन बच्चों? मुस्लिम महिलाएं। उस समय इनका जन्म हुआ था इस्मत चुगताई का। आगे लिखा हुआ है कि चुगताई चैलेंज्ड द मोरल्स एंड वैल्यूज ऑफ हर टाइम। बच्चों, जिस समय मुस्लिम महिलाएं अपना पूरा जीवन पर्दे के पीछे बिता देती थी ना, उस समय इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने क्या किया? चैलेंज्ड, चुनौती दी, द मोरल्स एंड वैल्यूज ऑफ अ टाइम, यानी अपने समय के रीति रिवाज, मोर्स रीति रिवाज, एंड वैल्यूज मूल्य संस्कार, यानी अपने ज़माने के रीति रिवाजों और मूल्यों को इन्होंने चुनौती दी। एंड फियर्सली एडवोकेटेड। बच्चों, फियर्सली का मतलब होता है जमकर, और एडवोकेट का मतलब होता है वकालत करना। बच्चों, और इस्मत चुगताई ने अपने समय के जो रीति रिवाज थे ना, उनको चुनौती दी, और इन्होंने जमकर के वकालत की फॉर सेल्फहुड एंड सेल्फ डेफिनेशन, यानी ये फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए सेल्फ डेफिनेशन और सेल्फहुड के लिए इन्होंने जमकर के वकालत की। यानी महिलाओं की कोई पहचान नहीं थी बच्चों, कोई डेफिनेशन नहीं थी, वह पुरुषों के नाम से, अपने बच्चों के नाम से जानी जाती थी। तो इस कारण ये जो रीति रिवाज थे ना, उन पर इन्होंने अपनी उंगली उठाई, उनको चुनौती दी, और महिलाओं के लिए सेल्फहुड और सेल्फ डेफिनेशन, आत्म परिभाषा की जमकर वकालत की। विथ ब्रूटल फ्रैंकनेस,
विथ ब्रूटल फ्रैंकनेस, यानी क्रूर अस्पष्टवादिता के साथ, एंड डिवेस्टेटिंग ऑनेस्टी, और विनाशकारी ईमानदारी के साथ, सी पॉइंटेड हर एक्यूजिंग फिंगर, इन्होंने बच्चों उंगली उठाई, यानी बहुत ही फ्रैंकनेस, स्पष्टता के साथ, और ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, इस्मत चुगताई एक्यूजिंग फिंगर, यानी उस उंगली को उठाई जिस उंगली के माध्यम से बच्चों आरोप लगाए जाते हैं। तो ये बच्चों एक्यूजिंग फिंगर, यानी आवाज़ उठाई एट द सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस का मतलब होता है अंधविश्वास, फॉलीज का मतलब होता है मूर्खता, एंड फॉइबल्स मतलब कुरीतियाँ, यानी समाज में उस दौरान जो सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास था, जो मूर्खताएँ थीं, जो कुरीतियाँ थी ना, उस पर ये उंगली उठाई, प्रिविलेंट इन द सोसाइटी, यानी समाज में जो प्रिविलेंट थी, जो प्रचलन में जो क्या थी बच्चों, सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास जो थी, फॉलीज और फॉइबल्स जो थी ना, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाई। स्पेशली द इनजस्टिस, विशेषकर उन अन्यायों के खिलाफ, मिटेड आउट टू वीमेन, यानी महिलाओं के खिलाफ जो इनजस्टिस, जो समाज में अन्याय होते थे ना, उन अन्यायों के खिलाफ इस महिला ने बहुत ही फ्रैंकनेस, स्पष्टवादिता और डिवेस्टेटिंग ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अपनी उंगली क्या की, उठाई, और इसने कहा कि समाज में कोई अंधविश्वास ना हो, कोई मूर्खता ना हो, कोई कुरीतियाँ ना हो, और महिलाओं के खिलाफ कोई अन्याय न हो, ऐसा बच्चों ये समाज का निर्माण चाहती थी। सी हैड ए स्पेशल प्लेस, बच्चों सी हैड ए स्पेशल प्लेस, इनका एक विशिष्ट स्थान था एमॉन्ग हर इलस्ट्रियस कंटेम्पररीज। बच्चों इलस्ट्रियस का मतलब होता है प्रसिद्ध व्यक्ति, और कंटेम्पररीज का मतलब होता है समकालीन। इन द फील्ड ऑफ उर्दू फिक्शन, उर्दू फिक्शन के इनके जो समकालीन, जो प्रसिद्ध जो लेखक हुआ करते थे ना, जिनमें राजेंद्र सिंह बेदी थे, सादत हसन मंटो थे, कृष्ण चंद्र थे, बच्चों उन लोगों के बीच इनका भी एक विशिष्ट क्या था, स्थान था। एंड ब्रॉट इन टू इट्स एम्बिट, और बच्चों इन्होंने उर्दू लेखन के एम्बिट में, के दायरे में क्या लेकर के आई, द होल टेरेन ऑफ फेमिनिन सेंसिबिलिटी विथ ए शार्प फोकस ऑन फीमेल सेक्सुअलिटी व्हिच वाज हिदरटू, हिदरटू का मतलब होता है बच्चों अभी तक, रिगार्डेड माना जाता था एज ए टैबू। टैबू मतलब वह चीज़ होता है जिस पे समाज बात करने से कतराता है, जिस पे समाज में चर्चा नहीं होती है। तो इस पूरी पंक्ति को लेते हैं बच्चों। उर्दू फिक्शन के जो राइटर थे, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटो, कृष्ण चंद्र, इन सब के बीच में इस्मत चुगताई का भी विशिष्ट क्या था, स्थान था। और बच्चों फिक्शन के माध्यम से ब्रॉट इनटू इट्स एम्बिट, ये बच्चों फिक्शन के दायरे में ब्रॉट इनटू ले करके आई, द होल टेरेन यानी पूरा क्षेत्र लेकर के आई, ऑफ फेमिनिन सेंसिबिलिटी यानी जो स्त्री संवेदनशीलता का जो विषय था ना, ये अपनी लेखन में लेकर के आई, विथ ए शार्प फोकस ऑन फीमेल सेक्सुअलिटी। और बच्चों इनकी लेखन में ना जो फीमेल सेक्सुअलिटी होती है, जो महिला कामुकता का जो विषय होता है ना, उस पर इनका विशेष फोकस रहा। इन्होंने विशेष चर्चा की, व्हिच वाज हिदरटू रिगार्डेड एज ए टैबू, जो उस समय तक टैबू माना जाता था, यानी समाज में फीमेल सेक्सुअलिटी की चर्चा ही नहीं होती थी, कोई उसका नाम ही नहीं रखता था। उस पे ये फोकस कर रही थी अपने लेखनी के माध्यम से इस्मत चुगताई। इसी कारण इनको ए लेडी विथ ए डिफरेंस कहा गया है। आगे लिखा है, हर राइटिंग्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड। राइटिंग्स का मतलब होता है बच्चों लेख, इनके लेखों ने हैव ट्रांसफॉर्म्ड यानी बदल दिया है क्या, द कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन का मतलब रंग होता है। द कॉम्प्लेक्शन ऑफ उर्दू फिक्शन यानी उर्दू फिक्शन के रंग को इनकी लेखों ने क्या कर दिया, बदल दिया, इन सिग्निफिकेंट वेज महत्वपूर्ण तरीकों से, बाय ब्रिंगिंग अबाउट ए चेंज यानी एक बदलाव ला करके, इन द एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स जो होता है ना बच्चों, वो क्या कहें इसको, जो रुझान जो होता है, जो नज़रिया जो होता है ना, एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस इन एसेसिंग। एसेस का मतलब मूल्यांकन करना होता है। लिटरेरी मेरिट्स का मतलब होता है साहित्यिक योग्यता, ऑफ वर्क्स इन उर्दू यानी बच्चों उर्दू साहित्यिक योग्यताओं के आकलन के नज़रिए में इनकी जो लेखन शैली है ना, इनकी जो राइटिंग्स है ना, उसने व्यापक परिवर्तन लाया। यानी उसने उर्दू फिक्शन के जो कॉम्प्लेक्शन को ही क्या कर दिया, बदल दिया। किसने बच्चों, इस्मत चुगताई के राइटिंग्स ने उर्दू फिक्शन के जो कॉम्प्लेक्शन है, जो उसका रंग है ना, उसको ही बदल दिया। कैसे, तो उर्दू साहित्यिक योग्यताओं के आकलन का जो तरीका होता है ना, उसमें परिवर्तन ला करके इन्होंने उर्दू फिक्शन के कॉम्प्लेक्शन को, रंग को ही क्या कर दिया, बदल दिया।
हर कंट्रीब्यूशन टू द लैंग्वेज। बच्चों उर्दू भाषा के प्रति इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, इनका जो योगदान रहा ना बच्चों, पर्ट, racy, colloquial, idiomatic, with a liberal sprinkling of expression special to women, with its raw and rough edges intact, as it was spoken by women of Agra, Aligarh, Raebareli and some other parts of Rajasthan, is no less remarkable. इन बच्चों आगरा की महिलाएं, अलीगढ़ की महिलाएं, रायबरेली की महिलाएं और राजस्थान के कुछ हिस्सों की महिलाएं जिस प्रकार से बोलती थी ना, ठीक हूबहू वैसी ही भाषा का प्रयोग ये अपनी बच्चों लेखन में करती थी, जो लेस रिमार्केबल, जो कहीं से भी कम बच्चों रिमार्केबल नहीं है। ठीक है, तो आइए बच्चों इस्मत चुगताई ए लेडी विथ डिफरेंस, मूल पाठ शुरू करते हैं। वो तो इंट्रो था किनका, इस्मत चुगताई का। पढ़ते हैं बच्चों। लिखा है कि इस्मत चुगताई वाज बॉर्न इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। बच्चों इस्मत चुगताई का जन्म जन्म हुआ था इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। एट ए प्लेस, उस स्थान पे जिसे हम बदायूं कहते हैं, एसोसिएटेड विद द मेमोरी ऑफ गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध की स्मृति से भी जुड़ा हुआ है। यानी बच्चों गौतम बुद्ध की स्मृति से जुड़े हुए स्थान बदायूं, जो पश्चिमी यूपी में है, इस्मत चुगताई का जन्म हुआ था। ऑन अगस्त, बच्चों लिखा है कि ऑन अगस्त 21 1911, यानी 21 अगस्त 1911 को भगवान बुद्ध की स्मृति से जुड़े हुए बदायूं नामक जगह, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है ना, वहीं पे इस्मत चुगताई का जन्म हुआ था। आगे लिखा है बच्चों कि सी वॉज द 9th चाइल्ड ऑफ मिर्जा कासिम बेग चुगताई। बच्चों मिर्जा कासिम बेग चुगताई की यह 9वीं संतान थी, याद रखिएगा। इनके पिताजी का नाम था मिर्जा कासिम बेग चुगताई, तो ये अपने माता पिता की 9वीं संतान थी। एंड नुसरत खानम, बच्चों इनके पिता का नाम मिर्जा कासिम बेग चुगताई था और इनकी माता का नाम था नुसरत खानम, और ये अपनी माता पिता की 9वीं संतान थी। कौन बच्चों, कौन, याद रखिएगा कौन, तो इस्मत चुगताई अपने मम्मी पापा की ये 9वीं संतान थी। हर फैमिली नेम वाज इस्मत खानम चुगताई। इनका जो फैमिली नाम था ना, वो था इस्मत खानम चुगताई। एंड सी वाज कॉल्ड बाई हर निक नेम चुन्नी। और बच्चों ये अपने निक नेम चुन्नी के नाम से पुकारी और बुलाई जाती थी। कौन बच्चों, इस्मत चुगताई। इनका निक नेम क्या था, चुन्नी। यानी बच्चों इनका फैमिली नेम था इस्मत खानम चुगताई, लेकिन इनको इनके निक नेम चुन्नी के नाम से पुकारा जाता था। आगे लिखा है कासिम बेग चुगताई वाज जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बच्चों ये एक न्यायिक दंडाधिकारी थे। कौन, इनके पिताजी जो थे, जिनका नाम था कासिम बेग चुगताई, बच्चों वो न्यायिक दंडाधिकारी थे। हु सर्व्ड इन डिफरेंट कैपेसिटीज एट आगरा, बहराइच, जौनपुर, कानपुर, लखनऊ। बच्चों इनके पिताजी, जिनका नाम था कासिम बेग चुगताई, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, जो बच्चों आगरा में, बहराइच में, जौनपुर में, कानपुर में और लखनऊ में विभिन्न पदों पे काम किए थे। एंड लेटर, और बाद में, एट डिफरेंट प्लेसेस, विभिन्न जगहों पे, इन द प्रिंसली स्टेट, मतलब रियासतों में, ऑफ मेवाड़, सोजाट, सांभर, बालोतरा, जावरा एंड पर्टिकुलरली जोधपुर। और मैंने फिर जो नाम रखा बच्चों, मेवाड़ कहिए, सांभर कहिए, बालोतरा कहिए, जावरा कहिए, जोधपुर कहिए, इन रियासतों में ये बाद में काम किए थे। कौन, इस्मत चुगताई के पिताजी कासिम बेग चुगताई। ही रिटायर्ड एज डिप्टी कलेक्टर इन 1924, 1924 ईस्वी में। याद रखिएगा बच्चों कि 1911 ईस्वी में इस्मत चुगताई का जन्म हुआ था और 1924 ईस्वी में इनके पिता डीसी के रूप में, डिप्टी कलेक्टर के रूप में, वरीय समाहर्ता के रूप में रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए। एंड रिटर्न टू हिज फैमिली होम एट आगरा, और ये अपने पारिवारिक घर आगरा में चले आए। यानी सेवानिवृत्ति के बाद हर कर्मचारी अपने घर को आता है, तो 1984 में कासिम बेग चुगताई भी डिप्टी कलेक्टर के रूप में रिटायर हुए और अपने घर आगरा आ गए। ही सून गॉट फेडअप। बच्चों फेडअप का मतलब होता है उब जाना, तंग आ जाना। ही सून गॉट फेडअप विद द डर्ट एंड फिल्थ ऑफ गली पंजशाही एट आगरा एंड मूव टू अलीगढ़। और बच्चों शीघ्र ही ये
चूँकि ये आगरा अपने फैमिली होम पे आ गए थे, तो आगरा क्या जो डर्ट और फील था, जो गंदगी थी, तो धूल था ना बच्चों, यानी जिस गली पंजशाही में, आगरा के गली पंजशाही में ये रहते थे, तो वहाँ के धूल धक्कड़ से ये शीघ्र ही उब गए एंड मूव टू अलीगढ़, और रहने के लिए अलीगढ़ चले गए। कौन? इस्मत चुगताई के पिता कासिम बेग चुगताई, यानी शीघ्र ही आगरा के जिस गली पंजशाही में रहते थे वहाँ की गंदगी से परेशान होकर के अलीगढ़ में रहने के लिए चले गए। हाउएवर द महाराजा ऑफ जोधपुर, लेकिन फिर भी जो जोधपुर के महाराज थे ना, जहाँ ये पूर्व में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में काम किए थे, कॉल्ड हिम बैक, इनको वापस बुला लिए, यानी रिटायरमेंट के बाद फिर से जोधपुर के महाराज ने कासिम बेग चुगताई को जोधपुर बुला लिया, वो भी कैसे? विथ ऑनर, सम्मान के साथ। वेयर इज सर्व्ड अगेन एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जहाँ ये फिर से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में काम किए। याद रखिएगा बच्चों, 24 में रिटायर हो गए थे, लेकिन फिर जोधपुर के महाराजा ने इनको सम्मान के साथ जोधपुर में बुलाया और फिर से जोधपुर में ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में काम किए। ही डाइड इन 1937, और 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कासिम बेग चुगताई की मृत्यु 1937 में हो गई। आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा है बीइंग द 9th चाइल्ड ऑफ अवर पेरेंट्स एंड दैट टू अ गर्ल। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस्मत चुगताई जो थी ना, अपने माता पिता की 9वीं संतान थी, और 9वीं संतान के साथ साथ वो लड़की थी। हर बर्थ इनटू द वर्ल्ड वाज नॉट ग्रीटेड विद एंथुजियाज्म बाय योर पेरेंट्स और अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। बच्चों एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, और ग्रीट का मतलब होता है स्वागत करना। यानी इस्मत चुगताई स्वयं कह रही हैं बच्चों कि मैं अपने पेरेंट्स की 9वीं संतान थी, और वो भी मैं लड़की थी, इसलिए दुनिया में मेरा जो आगमन हुआ ना, मेरा जो जन्म हुआ ना, तो मेरे मम्मी, मेरे पापा या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा मेरा स्वागत नहीं किया गया। कोई उत्साह नहीं था, कोई गाना बजाना नहीं था, यानी कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ। जैसे बच्चों का जब जन्म होता है तो घर में बच्चों उत्साह होता है, गाने बजते हैं, है ना, दावतें आम होती है। लेकिन ये कह रही हैं कि मैं 9वीं संतान थी और ऊपर से लड़की थी, इसलिए जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा स्वागत नहीं हुआ, कोई दावतें आम नहीं हुआ, कोई गाना बजाना नहीं हुआ, परिवार में कोई उत्साह नहीं था, सब लोग एकदम उदासीन थे। आगे कहती हैं कि इवन हर मदर, यहाँ तक कि इनकी माँ जो थी ना, नेवर लेट हर फील वांटेड और केयर्ड फॉर, यानी ये कह रही है बच्चों कि मेरी माँ जो थी ना, मेरी माँ भी मुझे कभी वांटेड फील नहीं कराई। यानी मेरी माँ के विचार से, मेरे माँ की प्रेम से कभी भी ये नहीं लगा कि मेरी माँ मुझको चाहती थी या मेरा देखभाल करती थी। लगता था कि मैं यूं ही इस दुनिया में बिना बुलाए आ गई। डिस्क्राइबिंग द ओकेजन ऑफ अ बर्थ, यानी अपने जन्म के ओकेजन, अवसर का वर्णन करते हुए सी से चुगताई कहती हैं। सुनिए बच्चों, यह स्वयं कह रही हैं कि माई मदर वाज ड्रेसिंग अप टू अटेंड द मैरिज ऑफ अ फ्रेंड्स डॉटर। इस्मत चुगताई कहती हैं कि मेरी माँ वाज ड्रेसिंग अप, कपड़े पहन रही थी, टू अटेंड द मैरिज, यानी एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए, ऑफ हर फ्रेंड्स डॉटर, यानी अपनी सहेली की पुत्री की शादी में शामिल होने के लिए मेरी माँ जो थी ना, कपड़े पहन रही थी इन द नेबरहुड, यानी पड़ोस में अपनी फ्रेंड्स की डॉटर की शादी अटेंड करने के लिए मेरी माँ कपड़े क्या कर रही थी? बदल रही थी। द क्लीनिंग वुमन वाज स्वीपिंग द फ्लोर, और जो घर में जो नौकरानी थी ना, वह बच्चों झाड़ू लगा रही थी। व्हेन आई चोज टू अराइव इनटू द वर्ल्ड, उसी वक्त मेरा जन्म हो गया। यानी जब मेरी माँ पड़ोस में अपनी सहेली की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए कपड़े बदल रही थी और बगल में नौकरानी जब झाड़ू लगा रही थी ना, उसी वक्त मैं दुनिया में आई, मतलब मेरा जन्म हुआ अनअनाउंस्ड, यानी किसी को पता नहीं था, मतलब कोई चाहता नहीं था, मतलब मेरा स्वागत करने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई उत्साह नहीं था, परिवार में कोई आनंद नहीं था, चुपके से मैं दुनिया में आ गई। कब? जब मेरी माँ शादी में शामिल होने के लिए कपड़े पहन रही थी और बगल में नौकरानी झाड़ू लगा रही थी, उसी वक्त मेरा जन्म हो गया। बच्चों आमतौर पे जब जन्म होता है ना, तो परिवार में बहुत खुशी होती है, लोगों को इंतज़ार होता है कि बच्चे का जन्म होने वाला है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था।
When my brothers and sisters were born, जब मेरे 8 भाई और बहनों का जन्म हुआ था, the mame, the white nurse, midwife used to come. यानी जब मेरे 8 भाई बहनों का जन्म हुआ था तब गोरी महिला यानी मिडवाइफ आती थी, नर्स आती थी मेरे परिवार में। उनका जो डिलीवरी था, उनका जब जन्म हुआ था ना, उसको मैनेज कराने के लिए नर्स आया करती थी। बट माई डिलीवरी वाज मैनेज्ड बाय द स्वीपर्स, लेकिन मेरी डिलीवरी जो थी ना उसी नौकरानी के द्वारा मैनेज कराया गया। समझ देखिए बच्चों, फ़र्क देखिए। ये कह रही हैं कि मेरी जो 8 भाई बहन थे ना, उनकी डिलीवरी जो थी नर्स के द्वारा, गोरी नर्स के द्वारा यानी अंग्रेज नर्स के द्वारा मैनेज किया गया था। जबकि मेरी डिलीवरी, जब मेरा जन्म हुआ था ना, तो स्वीपर्स के द्वारा, घर की नौकरानी के द्वारा डिलीवरी मैनेज किया गया था। दैट इज वाई, यही कारण है कि माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे 8 भाई और बहन, टीज्ड मी, मुझे चिढ़ाते थे, बाई कॉलिंग में स्वीपर्स ऑफ स्प्रिंग। बच्चों, ऑफ स्प्रिंग का मतलब औलाद होता है। तो इस्मत चुगताई कहती हैं कि यही कारण है कि मेरे 8 भाई और बहन टीज्ड मी, मुझे चिढ़ाते थे, मुझे नौकरानी का औलाद कह करके मेरे 8 भाई और बहन मुझे चिढ़ाते थे, क्योंकि मेरी डिलीवरी नौकरानी के द्वारा मैनेज किया गया था। इसलिए मेरे 8 भाई बहन मुझको नौकरानी का औलाद, नौकरानी का संतान, नौकरानी की बेटी कह करके चिढ़ाते थे। आगे लिखा बच्चों, रेदर दैन सफरिंग फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बच्चों, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हीन भावना, यानी हीन भावना से पीड़ित हुए बगैर आई ऑल्सो स्टार्टेड टू बिलीव, मैं भी विश्वास करने लगी थी, दैट आई वॉज नॉट माई पेरेंट्स चाइल्ड बट द स्वीपर्स हु फेड मी विथ मिल्क। यानी मेरे भाई बहनों के चिढ़ाने के कारण कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे नहीं हुआ, मेरे अंदर कोई हीन भावना का विकास नहीं हुआ, बल्कि मैं भी मानने लगी थी कि मैं अपने मम्मी पापा की संतान नहीं हूँ, बल्कि मैं उसी नौकरानी की संतान हूँ, हु फेड मी विथ मिल्क, जो मुझे अपना दूध पिलाती थी। मैं भी मानने लगी थी कि मैं अपनी मम्मी पापा की संतान नहीं हूँ, बल्कि उसी नौकरानी का संतान हूँ जो मुझे दूध भी क्या करती थी, पिलाती थी। burdened with so many children other responsibilities। बच्चों, burdened का मतलब होता है बोझ से दबा हुआ, यानी 9 बच्चों के बोझ और अन्य जिम्मेदारियों से उसकी माँ जो थी ना वो दबी हुई थी। had no time for her, इसलिए मेरी माँ के पास मेरे लिए कोई समय नहीं था। नॉट टू स्पीक ऑफ कडलिंग, कैजलिंग एंड पैम्परिंग, ये जो तीनों वर्ड है ना, इसका मतलब होता है लाड़ करना, दुलार करना, प्यार करना, दुलारना, बच्चों को चूमना इत्यादि इत्यादि। यानी इस्मत चुगताई कहती हैं कि मेरी माँ के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। लाड़, प्यार, दुलार, चूमने को कौन कहे, विच एवरी चाइल्ड इज यूज टू इन एन इंडियन हाउस होल्ड, यानी जो भारतीय परिवार में हर बच्चे जिसके आदि होते हैं, मतलब बच्चों को उसकी माँ बहुत प्रेम करती है, कडल करती है, कैजल करती है, पैम्परिंग करती है ना, इसके बच्चे आदि होते हैं। तो उन चीज़ों को कौन कहे। इवन द नेसेसरी मदरली ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय द आया, यहाँ तक कि जो मदरली ड्यूटीज़ होती है, जो मातृवत जो ड्यूटीज़ बच्चों के प्रति जो माँ की जो ड्यूटी होती है ना, वह भी आया के द्वारा यानी नौकरानी के द्वारा किया जाता था। व्हेन शी वाज एन इन्फेंट, जब वो बच्ची थी, यानी जब इस्मत चुगताई बच्ची थी ना, तो माँ के पास इनके लिए समय नहीं था। प्रेम करना, लाड़ करना, दुलार करना कौन कहे, वो इनकी देखरेख करने के लिए भी उनके पास समय नहीं था, बल्कि आया नौकरानी दाई आती थी और इनकी सेवा करती थी। एंड लेटर व्हेन शी ग्रीव अप, बाद में जब ये सयानी हो गई, बाय हर एल्डर सिस्टर, बाद में जब ये थोड़ी बड़ी हो गई तो आया नौकरानी नहीं आती थी, दाई नहीं आती थी, इनकी बड़ी बहन फरहत खानम एलियस मंजू, यानी फरहत खानम जिनका उपनाम मंजू था, वो इनकी देखरेख करती थी। माँ ने कभी इनकी देखरेख नहीं की, कभी इनको प्रेम नहीं किया, कभी इनको इनका चुंबन नहीं लिया, कभी लाड़ नहीं किया, कभी दुलार नहीं किया, वो आया करती थी। और जब ये थोड़ी बड़ी हो गई तब इनकी बड़ी बहन जिनका नाम फरहत खानम था, जिनको मंजू के नाम से पुकार जाता था ना, वो इनका ख्याल करती थी। इनफैक्ट इस्मत चुगताई हैड बिगिन टू लुक अपॉन मंजू नॉट एज हर एल्डर सिस्टर बट एज हर मदर। और यही कारण है कि चुगताई जो थी ना, मंजू को, अपनी बड़ी बहन मंजू को, फरहत खानम को अपनी बड़ी बहन ही नहीं बल्कि माँ के रूप में मानने लगी थी।
एंड गेव हर ऑल रेस्पेक्ट, और माँ को जो सम्मान मिलता है, एंड अफेक्शन, और जो प्रेम मिलता है ना, वही मान वही सम्मान इस्मत चुगताई अपनी बड़ी बहन फरहत खाना उर्फ मंजू को देती थी। एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, जब तक वह जीवित रहीं वह अपनी बड़ी बहन को ही अपनी माँ मानती रहीं, और मातृवत जो सम्मान होता है, मातृवत जो प्रेम होता है ना, वो उनको देती रहीं। आगे बच्चों लिखा है कि एज फार एज, आगे लिखा है बच्चों कि एज फार एज हर मदर वाज कंसर्न, जहाँ तक इस्मत चुगताई की माँ का क्या है सवाल है, इस्मत चुगताई इज फीलिंग अबाउट हर वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी इस्मत चुगताई का अपने माँ के प्रति जो फीलिंग्स है ना, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है बच्चों, और वो आप नीचे की पंक्ति समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ है, सो इनग्रैंड वाज हर सेंस ऑफ चाइल्डहुड डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन जो होता है ना, जब किसी बच्चे को आप लाड़ प्रेम दुलार से जब आप मुख अलग रखते हैं ना, तो जो ये उपेक्षा होती है ना, जो ये वंचन होता है, जो वंचित रखने का जो काम होता है ना, उसी को डेप्रीवेशन बोलते हैं। तो कह रहा है कि लाड़ दुलार से इनकी माँ ने इनको वंचित रखा था, इनकी उपेक्षा करके रखा था ना, तो वह इतना इनग्रैंड कर गया था, इनके दिल में इतना गहरा तक बैठ गया था, दैट सी लेटर ऑन कमेंटेड, कि बाद में इन्होंने टिप्पणी की थी कि अम्मा यूज टू हेट मी परहैप्स, शायद मेरी अम्मा जो है ना, मेरी माँ जो है ना, मुझसे नफरत करती थी, इसलिए उन्होंने कभी मुझसे प्रेम नहीं किया, कभी दुलार नहीं किया, कभी लाड़ नहीं किया, कभी चुंबन मेरा नहीं लिया। यानी इनके अंदर जो डेप्रीवेशन की जो भावना थी ना, वह इनग्रेंड हो गई थी, यानी बहुत गहरा क्या हो गई थी, बैठ गई थी, इसी कारण ये टिप्पणी करती हैं। आगे सुनिए, दिस क्रिप्टिक सेंटेंस, जो क्रिप्टिक सेंटेंस होता है ना, इसका मतलब होता है हिडिंग मीनिंग वाला वाक्य, यानी ये जो गुप्त अर्थ वाला वाक्य जो मैंने कहा ना कि अम्मा यूज टू हेट मी परहैप्स, सेज ए लॉट अबाउट हर इनरमोस्ट फीलिंग्स। इनकी जो इनरमोस्ट फीलिंग्स है, इनका जो व्यक्तिगत जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं ना अपनी माँ के प्रति जो है ना, तो यह जो वाक्य है ना बहुत सारी बातें स्वयं कह देता है। आगे लिखा है बच्चों कि ए साइको एनालिस्ट, बच्चों साइको एनालिस्ट का मतलब होता है मनोविश्लेषक, वुड सर्टेनली, यानी निश्चित रूप से ट्रेस कर लेगा, पता लगा लेगा, द सीड्स ऑफ रेबेलियन, यानी विद्रोह के बीज जो इस लड़की में बचपन से ही बो दिए गए थे ना, टू हर नेग्लेक्ट एंड डेप्रीवेशन एज चाइल्ड, एक शिशु के रूप में इनकी जो उपेक्षा हुई थी, लाड़ प्यार दुलार मान सम्मान से इनको जो डिप्राइव किया गया था, वंचित रखा गया था ना, तो कोई साइको एनालिस्ट इनको देख कर ही समझ जाएगा कि इस लड़की के दिलो दिमाग में जो रेबेलियन के सीड्स हैं, जो विद्रोह के जो बीज हैं ना, वह बीज इसी उपेक्षा और इसी वंचन के कारण है। तो बच्चों अगली वीडियो में अब यहीं से मैं फिर से शुरू करूंगा और कोशिश करूंगा कि इस पाठ को समाप्त किया जाए। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें और अपने सुझाव भी दें। तो आज की वीडियो को गौर से सुनिए बच्चों, बहुत ही मज़ेदार पाठ है, वर्ग 9 से है, जिसका नाम है इस्मत चुगताई ए लेडी विथ ए डिफरेंस। तो आज की वीडियो समाप्त हुई। जय हिंद।